जो ये सहारा और अडानी डील है, इसको किस तरीके से पहले आप लोग देख क्या इसे आम निवेशक खुश हो या डरे? देखिए, आपका जो सवाल है ना कि डर और आशंका की बात तो है ही, चाहे वो डील हो या डील ना हो। जब तक जो प्रॉब्लम आप हमारे मुँह से सुन रहे हैं, सारे हम लोग अंकित करके सुप्रीम कोर्ट में लगाए हुए हैं। जब तक उसकी सुनवाई ना हो जाए, तब तक कभी हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भी चुनाव आता है, सरकार के अलग सिगोफे हैं कि भई अब सहारा के पैसे मिलने लगे हैं। क्या वो पूरा प्रयास है या आधा-अधूरा? सरकार का जो प्रयास क्या है, ये 5 साल के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी और क्या होगा। सहारा ने खुद ही लिख करके दिया है कि एमबी वैली में 65,000 करोड़ रुपया निवेशकों का लगा हुआ है। तो 65,000 करोड़ रुपया अगर हमारा वहाँ लगा हुआ है, आज से 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू क्या होगा आप निकाल लीजिए। क्या कभी इस मसले को लेकर जो भी मंत्रालय हो, सहकारिता मंत्रालय हो या वित्त मंत्रालय हो या जो भी, क्या कोई प्रयास हुआ कि भई पहले एक बार निवेशकों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठकर देश भर में कितने निवेशक हैं या कितना ये है, कोई ऐसी बैठक? नेताओं की चिंता ये है कि सहारा के निवेशक हर राज्य में बड़ी मात्रा में हैं। इनको कैसे बेवकूफ़ बना करके इनका वोट ले लेना है। ये बिहार का चुनाव में भी हम लोगों ने विपक्ष को बहुत में विनती किया कि भाई हमारा मुद्दा ले लो, चुनाव में बोलो, लेकिन आपने देखा एक लाइन भी विपक्ष हमारी बातों को नहीं रखा। पक्ष तो रखा ही नहीं, क्योंकि अमित शाह जी को पता था कि झारखंड में बोल के वो फँस चुके थे। अगर ये डील होता है तो आगे आप लोगों का क्या रास्ता है? ये सबको मालूम है, आप लोग को ही पता होगा, बहुत सारे साक्ष्य हम लोगों के पास है कि बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है इसमें, वो पहले से ही बेचा हुआ है। तो सहारा इंडिया ने जो प्रॉपर्टी एक बार पहले किसी को बेच दिया, उसको दोबारा कैसे फिर बेचेगा? तो इस देश का कानून तोड़ने का अधिकार केवल सहारा को ही मिला हुआ है, क्योंकि इसके बाद भी माननीय न्यायालय उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो आम निवेशक हर वीडियोस के बाद पूछते हैं, कहते हैं कि भाई सहारा के ऑफिस खुलवा दीजिए और वहीं से पैसा का भुगतान होगा। क्या ये प्रैक्टिकल है कि सहारा के ऑफिस आज भी, क्या उम्मीद बाकी है कि भाई सहारा ऑफिस खोलकर और पैसा लोगों का भुगतान करे? नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज बात फिर से सहारा और अडानी डील को लेकर हो रही है। सहारा के निवेशक, देश भर के जो निवेशक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि कोई उनके हक में फैसला आ जाए और इसके लिए एक लंबा संघर्ष चल रहा है। हमारे साथ जो है विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जो राष्ट्रीय सचिव हैं नगेंद्र कुशवाहा हैं। आपने देखा होगा कि जब पिछली सुनवाई हुई थी सहारा और अडानी डील के लेकर, ये लोग दिल्ली मार्च किया था, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने अपनी बातें जाकर बताई थी और जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था। अब जब फैसला आने वाला है, फिर से एक बार सुनवाई है, तो क्या कुछ इन लोगों का आशंकाएं हैं या क्या ये लोग चाहते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो सवाल वही है नागेंद्र जी कि क्या आप लोगों की जो ये सहारा और अडानी डील है, इसको किस तरीके से पहले आप लोग देखते हैं? क्या इसे आम निवेशक खुश हो या डरे? जी, सबसे पहले सोशल संवाद के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार है। देखिए, आपका जो सवाल है ना कि डर और आशंका की बात तो है ही, चाहे वो डील हो या डील ना हो। हम लोगों को देश के जो 13 करोड़ जमाकर्ता है, उनका भुगतान का रास्ता कैसे मिलेगा, उनका भुगतान कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसको ब्याज सम्मत पे मिलेगा, आधा-अधूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारे सवाल ज़िंदा हैं, जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। अभी आप जो देख रहे हैं कि पोर्टल पे छोटा-छोटा जो पेमेंट हो रहा है, ना उसमें एमआईएस मिल रहा है, ना डेथ क्लेम मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है उसका बकाया इंटरेस्ट कब मिलेगा, सब कुछ अनसुलझा हुआ चीज़ है। तो अभी हम लोग इसको सवालों का जवाब देने की स्थिति में हम लोग तब आ जाएँगे जब हम लोगों का जो पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, इन सारे सवालों को लेकर के, जो एक सहारा सेबी में टैग है और दूसरा आईए लगा हुआ है पिनाक मोहंती जी का पोर्टल वाला मामला में। तो जब तक जो प्रॉब्लम आप हमारे मुँह से सुन रहे हैं, सारे हम लोग अंकित करके सुप्रीम कोर्ट में लगाए हुए हैं। जब तक उसकी सुनवाई ना हो जाए, तब तक अभी हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बोल नहीं इसलिए कि एक तरफ जो बीच-बीच में जब भी चुनाव आता है, सरकार के अलग सिगोफे हैं कि भई अब सहारा के पैसे मिलने लगे हैं। तो जो आम निवेशक है, एक तो सबसे बड़ी है कि अभी तक कितने आम निवेशक हैं, कितनी उनकी बकाया है, कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा? क्या सरकार ये कर रही, जो सरकार प्रयास कर रही है, क्या वो पूरा प्रयास है या आधा-अधूरा? देखिए, सबसे पहले बात है कि सरकार का जो प्रयास क्या है, ये 5 साल के बाद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी और क्या होगा।
सरकार के पास तो सब कुछ स्पष्ट है। जब सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल दिया, सहारा रिफंड पोर्टल पर पूरे देश से लगभग 5 करोड़ लोग क्लेम किए और वो क्लेम है 1,25,000 करोड़ ओनली प्रिंसिपल, और वो भी केवल सोसाइटी का। जबकि उसके अलावा सहारा इंडिया कमर्शियल, सहारा इंडिया फाइनेंशियल, सहारा क्यू शॉप, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें कि लोगों का पैसा लगा, उसके लिए कोई पोर्टल नहीं बना है। अगर सब लोग चले आते उस पोर्टल पे तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपया क्लेम होता, वो भी प्रिंसिपल। अगर उसको इंटरेस्ट के साथ हम लोग मिला लें, जो सहारा ने जो सर्टिफिकेट दिया है, तो हमारे हिसाब से जो कैलकुलेशन होता है वो पूरे हिंदुस्तान का लगभग 5 लाख करोड़ रुपया बनेगा। सब कुछ आधा अधूरा है। सरकार को हम लोगों ने कई पत्र लिखा, 2021 से लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, कोई पत्र का सही जवाब नहीं मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे तो प्रधानमंत्री पोर्टल पर चला जाता है और वहां से डिस्पोज होता है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। सहकारिता मंत्री जी को पत्र लिखे तो वो मामला चला जाता है कहीं और। सब कुछ उलझा हुआ है। सरकार चाहती तो इसका सोल्यूशन हो सकता था, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट था। जैसे आपके पास में क्लेम आ गया कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का सोसाइटी का पैसा आ गया है। सोसाइटी की ही अगर हम बात कर लें तो आपके पास में 25,000 करोड़ रुपया सहारा रिफंड पोर्टल में पड़ा हुआ था। आप जो टुकड़ा टुकड़ा में 5,000 करोड़ ले रहे हैं, उससे अच्छा आप पूरे 25 निकाल लिए होते। सहारा ने खुद ही लिख करके दिया है कि एमबी वैली में 65,000 करोड़ रुपया निवेशकों का लगा हुआ है, ये खुद ही लिख करके दिया है। तो 65,000 करोड़ रुपया अगर हमारा वहां लगा हुआ है आज से 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू क्या होगा आप निकाल लीजिए। तो लगभग मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ रुपया उसका वैल्यू हो गया। तो केवल एमबी वैली और 25,000 करोड़ रुपया अगर सरकार चाहती तो निकाल करके लोगों को पेमेंट कर देता, तो आज का आज जो लोग क्लेम किए हैं कोऑपरेटिव का, सबका पैसा कम से कम प्रिंसिपल तो मिल जाता। मैं तो यही समझना चाहता हूँ कि भाई आप लोग बार-बार दिल्ली जाते हैं, संसद के अंदर भी सांसद आप लोगों के एक प्रयास से कई सांसदों ने इस मामले को उठाया। देश भर में कई संगठन जो हैं आपके जैसे लोग जो है लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी इस मसले को लेकर जो भी मंत्रालय हो, सहकारिता मंत्रालय हो या वित्त मंत्रालय हो या जो भी, क्या कोई प्रयास हुआ कि भाई पहले एक बार निवेशकों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठकर देश भर में कितने निवेशक हैं या कितना ये है, कोई ऐसी बैठक या सहारा को भी उसमें मतलब तीनों पक्ष की सरकार हो गया, इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट भी जो नोटिस जारी किया वो सहकारिता मंत्रालय को जारी किया, वित्त मंत्रालय से राय ले रहा है, तमाम सेबी से ले रहा है, लेकिन आम निवेशक का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है या उनकी किस तरीके से उनकी बातें चाहे उनकी चिंताएं कैसे है? नेताओं की चिंता ये है कि सहारा के निवेशक हर राज्य में बड़ी मात्रा में है, इनको कैसे बेवकूफ बना करके इनका वोट ले लेना है। चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, करीब करीब सब लोग एक ही चट्टे बट्टे हैं। चूंकि शासन में जो बैठे हुए हैं माननीय अमित शाह जी, जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो सवाल इनसे ही होगा। और विपक्ष भी हम लोगों के साथ कोई सहयोग करने के लिए नहीं है। हम लोगों ने चाहे जिसके पास भी गया, सब लोग आवाज तो उठाए, कोई ऊंचा आवाज बोला, कोई धीमा आवाज बोला, लेकिन किसी ने भी हमारे दर्द को सही तरीके से समझने का प्रयास नहीं किया और सही तरीके से उसको वर्णन करने का ही प्रयास नहीं किया। एक माले के सांसद हैं माननीय सुदामा जी, बहुत बार उठाए, उनके माध्यम से कई बार हम लोग माननीय अमित शाह जी से मिलने का प्रयास भी किए, हम लोगों ने भी कई बार मिलने का प्रयास किया है कि हमारा पक्ष कम से कम सुन ले। लेकिन हम लोगों को केवल चुनाव के टाइम में इनको याद आता है कि 5,000 करोड़ रुपया निकाल दो, 40,000 50,000 रुपया दे करके किसी तरह से काम चला दो। हम लोगों को अब नेताओं से उम्मीद टूट चुका है और सबसे टूट चुका है। ये बिहार का चुनाव में भी हम लोगों ने विपक्ष को बहुत विनती किया कि भाई हमारा मुद्दा ले लो, चुनाव में बोलो, लेकिन आपने देखा एक लाइन भी विपक्ष हमारी बातों को नहीं रखा। पक्ष तो रखा ही नहीं, क्योंकि अमित शाह जी को पता था कि झारखंड में बोल के वो फंस चुके थे। वो बोले तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने हम लोगों को बुला करके सारा चीज को लेकर के वो टारगेट हो गए, और यहाँ क्या स्थिति आपको मालूम है। बिहार में अमित शाह जी नहीं बोले तो नहीं बोले, तो विपक्ष को तो कम से कम बोलना चाहिए था। विपक्ष का ही मुंह में दही जमा हुआ था, तो विपक्ष का वहाँ क्या हाल हुआ आप देख ही रहे हैं। अगला स्टेट में चुनाव होगा, विपक्ष इस मुद्दे को नहीं लेगा तो वहां भी उसका ये हाल हो जाएगा, और ये लोग तो बोलने से बच ही रहे हैं। तो अब नेताओं से मन टूट चुका है, नेताओं अपना वादा निभाते नहीं हैं। अब जो भी उम्मीद हम लोगों को बचा हुआ है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सबसे ही उम्मीद है कि जो होगा अब इसी में होगा। और हमको पूरा उम्मीद है कि अपने देश की न्यायिक व्यवस्था जो है
भले ही वो थोड़ा देर से काम होता है, देर से न्याय मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो हम उस न्यायिक प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं और उसी पर मेरा भरोसा रह गया है। ना हमको अब किसी पार्टी पर, ना किसी शासन पे अब कोई भरोसा नहीं रह गया है। अगर ये डील होता है तो आगे आप लोगों का क्या रास्ता है? देखिए, सबसे पहले तो इस डील को देख लिया जाए, क्योंकि ये डील जिस प्रकार से दिया गया है, ये सबको मालूम है। आप लोग को ही पता होगा, बहुत सारे साक्ष्य हम लोगों के पास है कि बहुत सारा प्रॉपर्टी जो है इसमें, वो पहले से ही बेचा हुआ है। जैसे अभी झारखंड में हम लोग बैठे हुए हैं, तो झारखंड का धनबाद का उसमें नाम डाला हुआ है। धनबाद का प्रॉपर्टी ऑलरेडी सोल्ड है। बोकारो पहले से ही बिका हुआ है। वेस्ट बंगाल हमारा बॉर्डर में आसनसोल है, पहले से ही बिका हुआ है। बेगूसराय नहीं, बेगूसराय इसमें नहीं है। तो इस तरह से कई प्रॉपर्टी जो उसमें है, जो हम लोग के पास में उसका पूरा साक्ष्य को पहले से ही बिका हुआ है। तो सहारा इंडिया ने जो प्रॉपर्टी एक बार पहले किसी को बेच दिया, उसको दोबारा कैसे फिर बेचेगा? तो ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछला 14 तारीख वाला में जो स्टेप लिया, बड़ा बढ़िया स्टेप लिया था कि उसको दे दिया गया एमिकस क्यूरी को, 3 भागों में बांट दिया गया, कौन प्रॉपर्टी लिटिगेटेड है, कौन प्रॉपर्टी पहले से बिका हुआ और कौन प्रॉपर्टी फ्रेश है। तो उसके आधार पे जो माननीय न्यायालय में कल प्रस्तुत होगा, हमको लगता है कि न्यायालय आंख मूंद के कोई फैसला नहीं करेगा। और देखिए, बात को पहले इसको समझना बहुत आपको जरूरी है। सहारा इंडिया का नियत पैसा देने का है ही नहीं। अगर रहता तो पैसा देने पर उसको किसी कोर्ट ने रोका नहीं था। ये तो स्पष्ट है। किसी कोर्ट ने नहीं मना किया है कि आपको भुगतान नहीं करना है। सबने कहा है कि आपको भुगतान करना है, जबकि भुगतान नहीं करने के कारण ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको सोसाइटी पर रोक लगाया। ये तो मालूम है आपको। वो कहाँ कहा है कि आपको पोर्टल बन गया तो आपको भुगतान नहीं करना है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ कहा है कि पोर्टल बन गया तो आपको भुगतान नहीं करना है? सारा रास्ता इसका खुला है। इसका नियत भुगतान देने का है ही नहीं। लेकिन अभी भी जो लेकिन इसमें थोड़ा सा और 2 लाइन हम जोड़ेंगे। इसका नियत केवल ये है कि जो कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर निवेशक के द्वारा हो रहा है, जैसे अभी झारखंड में सीआईडी ने इनके ऊपर जो कार्रवाई किया, 2 अधिकारी इनके बंद है, एक डायरेक्टर, एक जनरल मैनेजर, बाकी सब पर वारंट निकला हुआ है, चार्जशीट फाइल हो गया। और दूसरे तरफ सीआईडी सॉरी ईडी वो कार्रवाई कर रहा है और कई देश भर में एफआईआर इनके ऊपर हुआ है। इससे बचने के लिए ये केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट में चाह रहे हैं जो सबसे रिलीफ मिल जाए कि वहां एक कमेटी बन जाए और सारे केस वहां ट्रांसफर हो जाए, कि हम क्रिमिनल केस से बच जाएं। और प्रॉपर्टी जो उन्होंने लगाए हैं बेचने के लिए, वो चाह रहे हैं कि चलता रहे, लेकिन इनका मेन टारगेट वही है कि क्रिमिनल केस से हम बच जाए। लगातार 12 साल से माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किए। सुप्रीम कोर्ट का बताइए ना, इस देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट का और दिल्ली हाई कोर्ट का जितना आदेश का धज्जी सहारा इंडिया ने उड़ाया, मजाक बना कर रख दिया कानून का, उतना कोई किया है क्या? एक नहीं, कई एग्जांपल्स आपको हम दे सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2012 में आदेश किया, 3 करोड़ डिपॉजिटर्स का आपको सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का जो पेमेंट करना था, उसको 15% ब्याज लगा के पेमेंट कर दो। करेक्ट? सहारा ने माना क्या? नहीं माना। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश का धज्जी उड़ाते हुए सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग बॉन्ड का टोटल पैसा मैंने 94% पैसा सहारा क्यू शॉप में ट्रांसफर कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद जब मामला कोर्ट में गया कि भाई ये तो भुगतान किया ही नहीं, फिर इसको आदेश हुआ कि तुम 20,000 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी का पेपर वहां जमा कर दो 2013 में, और ये प्रॉपर्टी तुमको नहीं बेचना है। स्पष्ट सहारा के को आदेश दिया गया था कि जो प्रॉपर्टी, जो 71 प्रॉपर्टी का पेपर वहां जमा हुआ, ये प्रॉपर्टी तब बिकेगा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। बेचने के पहले उनसे आदेश लेना था, और उसका बिक्री हुआ जो राशि है, उसका एक एक रुपया सहारा से भी केस क्रो अकाउंट में जमा होगा। उस केस का, उस आदेश का भी सहारा ने खुलकर धज्जी उड़ाया। पटना का जमीन का पेपर वहां रखा हुआ था, बोकारो का रखा हुआ था, बेगूसराय का रखा हुआ था, और कई जगह है जिनका भी नाम आपको नहीं खोलेंगे। उस पेपर वहां रखा रह गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी में, और सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया। अच्छा, वो पैसा भी देखिए, इस देश की एजेंसी को बहुत पहले अलर्ट हो जाना चाहिए था। वो पैसा भी सेबी में भी जमा नहीं हुआ, ना उस पैसे से निवेशक को 1 रुपए का भुगतान हुआ, तो पैसा गया कहाँ? तो वहां उसका आदेश का धज्जी वहां भी उड़ा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको सोसाइटी पर रोक लगाया कि सोसाइटी का भुगतान आपको करना है, लेकिन उसमें नया पैसा नहीं लेना है।
उसका आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया। ये क्या किया कि बहुत सारा सेल कंपनी बना के पहले से रखा हुआ था वही डायरेक्टर लोग का नाम पे, और वो डायरेक्टर लोग क्या किया कि 20-20 कंपनी सेल कंपनी में सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक से उससे पैसा लेना शुरू कर दिया। तो इस देश का कानून तोड़ने का अधिकार केवल सहारा को ही मिला हुआ है, क्योंकि इसके बाद भी माननीय न्यायालय उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है।